सबसे पहले आप सभी को नए वित्तीय वर्ष की, नए आर्थिक वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे देश में यह आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से शुरू होके वो दूसरे कैलेंडर साल के 31 मार्च तक, 31 मार्च तक रहता है। और इसलिए हमेशा हम वित्तीय वर्ष को 24-25 ऐसे बुलाते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग पद्धति है इस वित्तीय वर्ष के। कई जगह पे ये वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है, कई जगह 1 जून से शुरू होता है, और उनके पीछे अपनी अपनी कहानियां भी है, अपने अपने कारण भी है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जिस वित्तीय वर्ष का इस्तेमाल होता है वो ये है कि जो 1 अप्रैल से शुरू होता है। और क्या होता है ये वित्तीय वर्ष? तो दोस्तों, ये वो वर्ष है जो एक्चुअली सिर्फ वित्त के लिए, सिर्फ आर्थिक विकास के लिए जो डेडिकेट करते हैं। जैसे हमारा एकेडमिक होता है, स्कूल का एक वर्ष होता है, हम स्कूल कॉलेज या हम जो डिग्री करते हैं उसमें एक वर्ष होता है, और उस वर्ष में वो एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें उस वर्ष में ये विषय है और उसके बाद में पढ़ना है और उसमें बेहतर करना है। वैसे ही वित्तीय वर्ष में क्या होता है कि इस वित्तीय वर्ष में हमें ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी, ज्यादा से ज्यादा बेहतर वित्तीय या आर्थिक विकास करना है। और इसीलिए बनाया हुआ स्पेशल जो मापदंड है, जो एरिया, जो पीरियड है, वो है ये वित्तीय वर्ष। और दोस्तों, दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी देशों के लिए ये वित्तीय वर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर देश कोशिश करता है कि उसके देश की प्रगति हो, सर्वांगीण प्रगति, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह की प्रगति, उनका देश आगे जाए। लेकिन हर तरह की प्रगति के लिए या कोई भी सामाजिक प्रगति के लिए सबसे पहले जरूरी है आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास होने के बाद ही हम स्कूल कॉलेज, हम इस हॉस्पिटल्स या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए हर देश कोशिश करता है कि उनके वित्तीय वर्ष में वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें। हर देश के लिए ये वित्तीय वर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए कई ज्यादा वो प्लानिंग करते हैं, कई ज्यादा उसकी पॉलिसीज करते हैं, और देखते हैं कि किस तरह से इस वित्तीय वर्ष में ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से वो परफॉर्म करें, किस तरह से ज्यादा अच्छी तरह अपने देश को इस वित्तीय या आर्थिक विकास की ओर लेके जाए। ये तो देश की बात है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं जो बनती है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास के लिए, पैसे कमाने के लिए, और वो संस्थाएं कौन सी है? वो संस्था है बिजनेस संस्था, वो है कंपनियां। कंपनी का बिजनेस का डेफिनेशन ही है कि वस्तु और सेवा का निर्माण करना और उसे बेचना, ग्राहकों की जरूरत पूरी करना, उसको बेचना और पैसे कमाना। तो जो संस्था पैसे कमाने के लिए बनी है, तो उसके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है ये वित्तीय वर्ष, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में उन्हें परफॉर्म करना होता है और अपने कंपनी को और बेहतर करना होता है। लेकिन ये तो कंपनीज है, ये संस्था है कि जो प्रॉफिट के लिए काम करती है। लेकिन सभी तरह की संस्थाएं जो शायद प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, एनजीओ है, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, ये सभी के लिए ये वित्तीय वर्ष जरूरी होता है, क्योंकि हर संस्था के लिए लगते हैं पैसे, लगता है वित्तीय मैनेजमेंट, और उसके लिए जरूरी होता है ये वित्तीय वर्ष। तो ऑलमोस्ट हर देश में, हर संस्था के लिए ये जरूरी होता है वित्तीय वर्ष। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश चाहता है कि विकास में हमारा देश बेहतर प्रगति करे, आर्थिक सामाजिक विकास में सबसे अव्वल हो। और ये करने के लिए कुछ निर्देशांक है जिसे डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, और इससे पता चलता है कि कौन सा देश ज्यादा बेहतर या ज्यादा विकसित हो चुका है या हो रहा है या बेहतर काम कर रहा है। और यह करने के लिए, अपना देश अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो देश अपने इस वित्तीय वर्ष के ऊपर काम करे, इस वित्तीय वर्ष में बहुत अच्छी तरह से वो परफॉर्म करे, ताकि अपने देश का जो आर्थिक विकास वो बेहतर कर सके। और इस आर्थिक विकास के साथ साथ कई सारे सामाजिक विकास शुरुआत होती है। दोस्तों, तो आर्थिक विकास किसी देश का कैसे होता है, कैसे वो देश बेहतर कर सकता है? तो उसका एक ही तरीका है, रिसोर्स डेवलपमेंट। किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र का अगर आर्थिक विकास करना है, तो बहुत जरूरी है कि वो उस देश का या उस क्षेत्र का जितने भी संसाधन हैं, उस संसाधन को हम डेवलप करें। इनफैक्ट हमारा आर्थिक विकास उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कितने ज्यादा हम अपने जो संसाधन हैं उसको डेवलप करते हैं। इनफैक्ट 100% डिपेंडेंट होता है इस रिसोर्सेस डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे जापान, अभी कुछ
कुछ कुछ देश ऐसे होते हैं कि जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेस होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन अपने जितने भी फिजिकल रिसोर्सेस है उनको मैक्सिमम उपयोग करते हैं। और जितने भी, और दो तरह के रिसोर्सेस है, एक तो फिजिकल रिसोर्सेस है जो भगवान ने, कुदरत ने हमें दिए हैं, और दूसरे ह्यूमन रिसोर्स है, मनुष्य। अगर मनुष्य को भी आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर करते हो, उस रिसोर्स को बेहतर से ज्यादा डेवलप करते हैं, तो वो मनुष्य फिर ये ख्याल रखता है कि ज्यादा से ज्यादा वो फिजिकल रिसोर्सेज को डेवलप करे, और अल्टीमेटली पूरे क्षेत्र का या पूरे देश का विकास होता है। और यही एग्जांपल है जापान का। जापान में बहुत कम, बहुत लिमिटेड ऐसे रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन उन्होंने इस तरह से उसको डेवलप किया है, इस तरह से हमारे उनके जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप किया है कि आज वो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऐसा बन चुका है। और दूसरी जगह में ऐसे कोई कुछ देश है जो अफ्रीका खंड में है, आशिया खंड में है, कि जहां बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन चूंकि वो ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं। तो कैसे करते हैं, तो कैसे करेंगे इस रिसोर्सेस का डेवलपमेंट? इसलिए इस आर्थिक वर्ष में जो भी काम करेंगे उसके लिए बहुत डिटेल प्लानिंग की जाती है। यह आर्थिक वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक है, और इसमें हमें परफॉर्म करना है, इसमें हमें अच्छा काम करना है और देश को प्रगति की ओर लेके जाना है, इसकी बहुत डिटेल प्लानिंग की जाती है, जिसे हम जानते हैं बजट के नाम से, अर्थ संकल्प के नाम से। दोस्तों, ये अर्थ संकल्प जो है, बजट जो है, वो सिर्फ यहां से पैसा आया और यहां पैसा गया, सिर्फ इतना नहीं होता। इसमें डिटेल प्लानिंग होती है कि हमें अपने देश की आर्थिक प्रगति करनी है, और उस आर्थिक प्रगति के लिए कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से वो बिजनेस एरियाज है कि जहां हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे देश में कौन से वो पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल में, जिसके ऊपर काम करके हम बहुत ज्यादा बेहतर, फास्ट बाकी के लोगों से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। ऐसी इंडस्ट्रीज की जहां उनको इनिशियल डेज में, इनिशियल शुरुआती के वक्त में उनको जो सपोर्ट देना होता है, उसमें सपोर्ट दिया जाता है। किस तरह से हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो वस्तु और सेवा का, तो जिसकी वजह से पूरे देश का देश की आय या इनकम बढ़े, इसके ऊपर काम किया जाता है। उसके लिए पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है। इनफैक्ट ये सब होने के लिए जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, यानी ये सब काम करने के लिए अच्छे एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है, अच्छा सोशल एनवायरनमेंट तैयार होना जरूरी है। इसलिए स्कूल कॉलेजेस का निर्माण करना या हॉस्पिटल्स या बाकी सोशल चीजों का निर्माण करना, ये सब कुछ चीजें बजट में होती है। तो बजट में ये प्लानिंग होती है कि किस तरह से इस आर्थिक वर्ष में जो हम काम करेंगे, उसके लिए डिटेल प्लानिंग, उसके लिए पॉलिसीज, और उसके लिए पूरी सर्वांगीण प्रगति किस तरह से देश करेगा, वो सब इस बजट में होता है। और इस बजट के अनुसार ही हमारा इस वित्तीय वर्ष में परफॉर्मेंस होता है। और यह भी जरूरी है कि जो हम सोचे, जो हम प्लान करें, जो पॉलिसीज हम रखें, उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, ये एग्जीक्यूशन में भी बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है। तो बजट एक बार हमने सादर करने के बाद बहुत जरूरी होता है कि इस वित्तीय वर्ष में हम वो परफॉर्म कर पाए, हम वो परफॉर्म करके दिखाए जो हमने डिसाइड किया है। और इसी बजट को लेके एक कुछ निर्देशांक भी होते हैं या कुछ टारगेट्स भी होते हैं कि हमें इस बजट को लेके, हमने इस आर्थिक वर्ष में हमें अपने देश में ये 2, 3, 4 ये हमें टारगेट्स है जो पूरे करने हैं। तो ठीक है, बजट हुआ, आर्थिक वर्ष की शुरुआत हुई, और इस आर्थिक वर्ष में शुरुआत होती है एग्जीक्यूशन। तो ये पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद वो कौन सी चीजें हैं जो आपको ये बताती है कि आपने इस आर्थिक वर्ष में अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो कौन से निर्देशांक है? तो दोस्तों, उसमें से नंबर 1 इंडिकेटर, नंबर 1 निर्देशांक अगर कुछ है कि आपने, अपने देश ने कितना अच्छा काम किया है, उसका नाम है जीडीपी। जीडीपी यानी देश का मूल्य, देश का उत्पन्न, देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी। तो सिंपल है, आर्थिक वर्ष जो होता है आर्थिक विकास के लिए, तो उस आर्थिक वर्ष में आपने कितना आर्थिक विकास किया, इसका मतलब आपने कितना अपने देश का उत्पन्न बढ़ाया, आय बढ़ाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 इंडिकेटर होता है। अगर एक चीज आपको पूछनी है कि उस देश ने उस आर्थिक वर्ष में क्या किया, तो नंबर 1 इज जीडीपी। जो उस देश के फिजिकल बाउंड्री में जितने भी वस्तु और सेवा का निर्माण होता है, उसका एकत्रित मूल्य, उसे कहते हैं जीडीपी। और एक संज्ञा है जिसे कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम। उसमें देश में रहने वाले सभी नेशनल्स, हमारे देश फिजिकल बाउंड्री में, और ऐसे लोग, ऐसे भारतीय जो देश के बाहर भी रह रहे हैं,
उन सब का उत्पन्न लिया जाता है। लेकिन जीडीपी की ग्रोथ ये नंबर 1 इंडिकेटर है जो ये बताते हैं कि आपने आर्थिक वर्ष में किस तरह से परफॉर्म किया। लेकिन उसी के साथ भी बहुत जरूरी है, बहुत ये समझना कि प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास कितना हुआ, प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना बढ़ा है। अभी पूरे देश का अगर उत्पादन लेंगे तो उसे कहेंगे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और प्रति व्यक्ति जो इनकम है उसे कहेंगे पर कैपिटा जीडीपी। कुछ ऐसे देश है पॉपुलेशन बहुत बड़े हैं तो इसलिए उनका जीडीपी बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति की बात करें तो उनका जीडीपी उतना नहीं होता। और कुछ देश ऐसे हैं जो छोटे हैं, जिनका साइज छोटा है, पॉपुलेशन छोटा है, तो उनका जीडीपी हमें नजर आता है कि उनका जीडीपी बहुत कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति अगर जीडीपी या प्रति व्यक्ति अगर उनका इनकम देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए प्रति व्यक्ति इनकम कितना किया इस आर्थिक वर्ष में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। लेकिन ये तो रही इनकम की बात, ये तो रही पैसे की बात, लेकिन बहुत जरूरी है कि हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो। अल्टीमेटली ये सब आर्थिक विकास या सामाजिक विकास जो कुछ है वो किस लिए है, कि लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। तो उनकी जिंदगी कितनी बेहतर हुई है उसके लिए भी एक इंडिकेटर है, जिसे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ऐसा कहा जाता है, कि जिसमें आपकी जिंदगी कैसे बेहतर हुई है। और वो भी डिपेंड करता है कि आप इस आर्थिक वर्ष में किस तरह से आपने परफॉर्म किया है। क्योंकि इस चीज को लेके भी कई सारी पॉलिसीज, कई सारी प्लानिंग बजट में होती है और उसका इंप्लीमेंटेशन इस आर्थिक वर्ष में होता है। तो क्या होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में, तो उसमें 3 चीजें होती है। पहला होता है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना जीते हो आप ऑन एन एवरेज प्रति पुरुष और स्त्री कितना जी रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। और वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो एक्चुअली सिर्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, वो ऑल्सो डिपेंड होती है मेंटल हेल्थ के ऊपर, आप कितने खुश हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो बताता है कि आपके देश में लोग कितने खुश या बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा जो इसका इंडिकेटर है वो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी एक साल के भीतर बच्चों की या बाल मृत्यु प्रमाण। अब ये बहुत जरूरी है, किसी भी देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ का इंडिकेटर है ये, क्योंकि एक साल के भीतर का बच्चा पूरी तरह से डिपेंड होता है हमारे अपनी माँ के ऊपर। तो अगर एक साल के भीतर बच्चा उसका मृत्यु होती है या उसकी हेल्थ बराबर नहीं होती है, तो इसका मतलब है उसकी माँ की भी हेल्थ अच्छी नहीं है। अगर और उसका मृत्यु होता है तो इसका मतलब 100% वो और उसकी माँ दोनों का स्वास्थ्य सही नहीं है। और अगर किसी परिवार में माँ और बच्चा सही नहीं है, उनका स्वास्थ्य सही है, तो पूरा परिवार की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो एक साल के भीतर जो बाल मृत्यु प्रमाण है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। और तीसरा है एजुकेशन, शिक्षा। तो ये 3 चीजें हैं जो इंडिकेटर है आपने इस आर्थिक वर्ष में किस तरह से परफॉर्म किया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, देखो एक तो ऐसा है कि जीडीपी हर देश के लिए अलग अलग है। अगर आप किसी देश को पूछते हैं कि आपने कितनी प्रगति की, तो आप क्या पूछ सकते हैं, जीडीपी का परसेंटेज क्या है, आपका जीडीपी कितना है, आपने जीडीपी कितना, ये हो सकता है। लेकिन पूरी दुनिया में सब अलग अलग देश है, अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, अलग अलग उनके टारगेट्स है, अलग अलग लेवल पे वो काम कर रहे हैं। छोटे देश है, बड़े देश है। तो कौन सा देश, किसी देश ने कितनी ज्यादा प्रगति की है, कितना विकास किया, उसका एक सिंगल इंडिकेटर पूरी दुनिया में हर देश के लिए अगर कोई है तो वह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पूरे दुनिया में अगर आपको देखना है, समझना है कि किसी देश ने कितनी प्रगति की है, सिर्फ आर्थिक नहीं, पूरी सर्वांगीण प्रगति, और जिसके ऊपर उनकी रैंकिंग होती है वह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और हर देश चाहता है कि इसमें बेहतर से बेहतर काम करे, और हर साल इसकी लिस्ट प्रकाशित भी होती है। और इसमें 3 इंडिकेटर है। ऑफ कोर्स पहला है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपके यहाँ लोग कितना जीते हैं, उनका आयुर्मान कितना है। दूसरा एजुकेशन, और तीसरी ऑफ कोर्स इनकम। अभी यहां भी अगर आप देखोगे तो वो देश जिनका इनकम बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या विकास में सबसे ज्यादा है। जैसे अरब देशों में प्रति व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति इनकम उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी की 2 चीजों में वो बहुत बिल्कुल आगे नहीं है।
इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो पीछे है। इसके अलावा कुछ ऐसे देश है कि जहां इनकम उनका कम है लेकिन बाकी की दोनों चीजों में वो अव्वल है और इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो बहुत बेहतर है। और हमारे देश में भी हर राज्य का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो प्रकाशित होता है, हर साल प्रकाशित होता है। और हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पे अगर राज्य है वो है केरल। अभी केरला का अगर आप प्रति व्यक्ति इनकम देखोगे तो कम है, केरला से बहुत बेहतर और ज्यादा इनकम होने वाले कई सारे राज्य हैं। लेकिन केरला में एजुकेशन या उनकी लाइफ एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे तो इन तीनों चीजों को मिला के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बेहतर है, इसलिए केरला नंबर 1 पे है। और ये होने के बाद ये जितना अच्छा हम परफॉर्म करते हैं इस आर्थिक वर्ष में वो देश, इसके कई सारे दूसरे इंडिकेटर भी है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हमारे देश में कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और फिर उनके लिए कितने रोजगार उपलब्ध है। हमेशा आर्थिक वर्ष में या बजट में ऐसी प्लानिंग की जाती है कि इस तरह से आर्थिक विकास हो कि जिसकी वजह से सबको रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए काम किया जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दर्शक होता है कि आपने किस तरह से वो पॉलिसीज की और किस तरह से इंप्लीमेंट की। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पॉवर्टी, यानी कितने ऐसे परिवार है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में, दारिद्र्य रेखा के नीचे कितने परिवार है और दारिद्र्य रेखा के ऊपर। अभी किसी देश के लिए दारिद्र्य रेखा की क्या व्याख्या है वो उनके देश की भी एक है और एक इंटरनेशनल व्याख्या भी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट निर्देशांक है कि आपका देश कितने आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है और किस तरह से लोगों को आगे लेके जा रहा है। और एक इंडिकेटर है जो पूरी दुनिया में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनकम इनइक्वालिटी, यानी विषमता, आर्थिक विषमता का निर्देशांक। ये भी बहुत जरूरी है कि उस देश में जो लोग रहते हैं उन लोगों में ये आर्थिक विकास जो है वो बराबर बटे। ठीक है, वो अमीर है गरीब है लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा तफावत ना हो, बहुत ज्यादा अंतर ना हो। और आज जिस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर है, जिस तरह से काम होता है, तो ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा इनका अंतर बढ़ रहा है और सिर्फ अपने देश में नहीं, ऑलमोस्ट सभी देशों में ये अंतर बढ़ रहा है। तो इसलिए हर देश कोशिश कर रहा है कि वो इस आर्थिक वर्ष में इस तरह से काम करे, इस तरह से पॉलिसीज बनाए कि ये अमीर और गरीब इनका जो फासला है वो कम हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जब किसी भी आर्थिक विकास के लिए, किसी भी देश या क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स। तो इसकी भी जो प्लानिंग होती है वो बजट में होती है। और इसलिए आप देखोगे कि बजट में कितने रोड्स हम डेवलप करेंगे, रेल के लिए क्या करेंगे, ये सब चीजों का अंतर्भाव होता है। और आपने किस तरह से किया उसका एक निर्देशांक भी होता है कि आपके देश में किस तरह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, स्कूल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, ये लोगों को बेहतर करने के लिए वो भी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मोबाइल या बाकी सब, ये सभी चीजें इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आती है। और वो भी ये बताते हैं कि आपने इस आर्थिक वर्ष में किस तरह से परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये तो रहा देश के बारे में। देश इस आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है देश के लिए ये वित्तीय वर्ष, ये आर्थिक वर्ष, और जिनका फोकस होता है इस वर्ष में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करे, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास करे। तो सोचिए वो संस्था है, वो जो संस्था बनती ही है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हर बिजनेस संस्था के लिए, हर कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वित्तीय वर्ष। हर बिजनेस के लिए वो भी प्लानिंग करते हैं कि हमें अभी इस साल में ये काम करना है। हम जो प्रोडक्ट उनके पास है, जो वस्तु है या सेवा है, उसको लेके उनका प्रोडक्शन कितना बढ़ाना है, कौन से लेवल तक जाना है, क्या सेल्स करना है, और उसको बढ़ाने के लिए अगर कुछ फंडिंग चाहिए उसके लिए क्या करना है, या पैकेजिंग कैसे करनी है, या मार्केटिंग कैसे करनी है, एक्सपेंशन कैसे करना, वो सब इसमें होता है। ये तो हुई प्लानिंग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, एक्चुअली उस आर्थिक वर्ष में आपने क्या क्या किया। इसलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये वित्तीय वर्ष। इनफैक्ट ये जो वित्तीय वर्ष है ना, ये हमारे स्कूल के वर्ष जैसा ही है। स्कूल, कॉलेज, हमारी डिग्रीज, अलग अलग आर्ट, कॉमर्स, साइंस हो या इंजीनियरिंग, मेडिकल हो, क्या होता है कि हर साल को लेके उनका एक सिलेबस होता है।
हर साल में अलग अलग विषय होते हैं और उस विषय को लेके वो विषय हम लोग कैसे उनको पढ़ाएंगे, उसकी पूरी एक डिटेल प्लानिंग होती है। उस तरह से हम करते हैं और उसमें भी पूरा फोकस ये दिया जाता है कि किस तरह से आप उस वर्ष में उस विषय को अच्छी तरह से जान पाए, उसको समझ पाए, उसका ज्ञान ले पाए, उस तरह से किया जाता है। सेम कंपनियों का है, स्कूल के बाद या स्कूल कॉलेज में एकेडमिक ईयर के बाद आता है मार्कशीट, वैसे कंपनी के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है बैलेंस शीट, जो हमें ये बताता है कि एक्चुअली इस आर्थिक वर्ष में, वित्तीय वर्ष में आपने किस तरह से ये परफॉर्म किया। और क्या होता है इस बैलेंस शीट में, जिस तरह से मार्च में आप जो एग्जाम में जो साल भर हम लोग पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें पता होता है कि इस बच्चे ने या स्टूडेंट ने किस तरह से काम किया। वैसे ही बैलेंस शीट में ऐसे कुछ चीजें होती है जो ये बताते हैं कि आपने इस आर्थिक वर्ष में किस तरह से काम किया। और उसमें नंबर वन चीज, यानी जिस तरह से आपने देश के बारे में देखा, देश में नंबर वन चीज क्या है, कि अगर आपको पूछना है कि देश ने किस तरह से काम किया, तो वो है जीडीपी, आपका जीडीपी। स्कूल में क्या, परसेंटेज, आपने कितने परसेंटेज लाए, उससे पता चलता है कि आपने कितनी पढ़ाई की। वैसे ही कंपनी के बारे में अगर कुछ है तो वो है रेवेन्यू, कितना धंधा किया, कितना माल बेचा, अगर आपकी जो भी वस्तु है, सेवा है, कितना बिजनेस किया, कितना माल बेचा, वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है रेवेन्यू, वो आपके परफॉर्मेंस का। साल भर में आपके कंपनी ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम किया, क्या काम किया, डिटेल में कुछ जानने की जरूरत नहीं। एक सिंपल चीज वो पूछेंगे कि आपका रेवेन्यू क्या है, आपका टर्नओवर क्या है। इसका मतलब आपने कितना माल, कितना वस्तु या कितनी सेवाएं वो बेची। और उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ठीक है आपने इतना माल बेचा, प्रॉफिट कितना, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब यह है वो प्रॉफिट जो, जहां एक बार प्रॉफिट लेने के बाद हमने अभी तक टैक्सेशन नहीं दिया है, बैंक का अगर कुछ लोन लिया है, कैसे पैसे लिए हैं, उनको इंटरेस्ट देना है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, डिप्रेसिएशन नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ प्योर प्रॉफिट। यानी 10 रुपए को अगर कोई चीज आप बेच रहे, 6 रुपए में वो चीज बना रहे हो, तो 4 रुपए होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट, यानी 4 रुपए आपके पास आ गए, तो 4 रुपए के ऊपर आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट का टैक्स देना है, आपने जो बैंक से पैसा लिया उसका इंटरेस्ट चुकाना है, डिप्रेसिएशन का कॉस्ट कम करना है। और ये सब कम करने के बाद फिर जो पैसे होते जो पैसे मिलते हैं, वो फिर आपके कंपनी के जो सब ओनर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। ये भी आता है आपकी मार्कशीट में, आपके बैलेंस शीट में। लेकिन ये करते करते, ये साल में इतना टर्नओवर करने के बाद, करते करते या इतना माल बेचते बेचते आपने जो भी परफॉर्मेंस किया साल में, ये करते करते आपने इस संस्था के ऊपर, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा चढ़ाया, कितना ऋण लिया, ये भी आता है। और जिसे कहते हैं लायबिलिटीज, यानी आपने ये बिजनेस करने के लिए क्या आपने बैंक से कर्जा लिया या कई चीज से कर्जा लिया, वो इसमें आएगा। क्या आपने प्लांट एंड मशीनरी कर्जे के ऊपर ली, वो इसमें आएगा। या कुछ आईपीआर राइट्स टेक्नोलॉजी के वो लिए, वो इसमें आएगा, तो ये लायबिलिटीज में आता है। उसी के साथ आती है असेट्स, यानी अगर आप इस आर्थिक वर्ष में किस तरह से आपने काम किया और उस काम को लेके जो भी प्रॉफिट आपने डेवलप किया, तैयार किया, उस प्रॉफिट के साथ आपने अपने इस संस्था के लिए कितने सारे संपत्ति का निर्माण किया, तो वो संपत्ति भी आती है कि इस संस्था ने, इस कंपनी ने काम किया, पैसा कमाया और संपत्ति का निर्माण किया। और ये संपत्ति अचल और चल दोनों हो सकती है। अचल यानी बिल्डिंग्स जो चल नहीं सकती, जो फिक्स्ड ऐसी होती है, फिक्स्ड एसेट, तो बिल्डिंग हो सकती है, कार्यालय हो सकता है, या ऐसे कोई फिजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। और चल में आता है बॉन्ड्स, शेयर्स। ऐसे कंपनी ने अगर कुछ दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदे, किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर किया, तो ये सब कुछ आ सकता है उस असेट में। और फाइनली आती है आपकी रैंकिंग। आपने देखा दुनिया में वो जो रैंकिंग है वो किस पे होती है, एचडीआई के ऊपर होती है, कि आपका देश कितना बेहतर, कितना विकास कर रहा है। स्कूल में किसकी क्या होती है, तो रैंकिंग होती है, कौन पहला आया, कौन दूसरा आया, वो होता है परसेंटेज के ऊपर। तो वैसे ही कंपनी में ये जो मार्कशीट, ये जो बैलेंस शीट बनती है, ये बनती है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपने इस वित्तीय वर्ष में क्या किया। और इस वित्तीय वर्ष में काम करने के बाद ये पूरी जब मार्कशीट जब आप दुनिया के सामने रखते हो, तो फिर बनता है आपका वैल्यूएशन, जो आप काम कर रहे हो। और उसमें आता है कि आने वाले दिनों में जिस सेक्टर में काम कर रहे हो उसको लेके फिर
कितना विकास और कर सकते हो आप, ये पूरा बन के आता है फिर आपकी रैंकिंग, आपका वैल्यूएशन। तो भारत में जितनी भी कंपनियां हैं तो फिर उसकी रैंकिंग ऐसे हो जाती है कि ऐसी कंपनियां जो 1000 करोड़ का वैल्यूएशन के आगे है, ऐसी कंपनी जो 5000 करोड़, ये सब इसमें आता है, जैसे स्कूल में आता है। तो दोस्तों हमारे लिए भी अभी ये फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई, हमारे लिए भी अभी 1 अप्रैल से वो आर्थिक वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है और हमें भी बहुत डट के अभी इस साल परफॉर्म करना है, क्योंकि इस साल के लिए हमने अच्छी तरह से प्लान की है। इस साल में हमें ये 34 एमकॉल प्रोजेक्ट प्लस 160 एमकॉल प्रोजेक्ट करने हैं, हमें 10 सीएनजी प्रोजेक्ट करने हैं। ये प्रोजेक्ट पूरे करके इनके परफॉर्मेंस सिर्फ बोलने के ऊपर नहीं, पेपर्स पे लाने, क्योंकि ये एक बार हमने किया है तो हमारा ये पोटेंशियल है। जिस तरह से हमारे फैमिली में इतने सारे जो उद्योजक है, इतनी जो बड़ी फैमिली हमारी बन चुकी है, इस सभी फैमिली के साथ हम दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी बन सकते हैं। लेकिन अभी बात करके नहीं, ये इस साल करके दिखाएंगे। इस साल ये सब कुछ जो चीजें जो हम बात कर रहे हैं वो सब पेपर में लाएंगे, दुनिया के सामने रखेंगे, ये हमारा मार्कशीट, ये हमारी बैलेंस शीट, और बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और दोस्तों इसलिए चलिए बहुत मेहनत करते हैं इस साल, और हर एक कंपनी, हर एक तहसील कहीं ना अपनी टीम, अपना काम करने का तरीका है, अपनी कुछ योग्यता है, हो सकता है वो और बेहतर कर सके। जो भी प्लानिंग हम कर सकते हैं उससे बेहतर एक तहसील की टीम कर सकती है। तो चलो फुल मेहनत करते हैं। इसके लिए जितनी भी तैयारी है, फंडिंग की हो या जो कुछ है, वो हमने की। अभी पूरा फोकस करते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और दिखाते हैं कि हम अब दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी होने वाले हैं। और उसी के साथ हम ये एस्टैब्लिश करेंगे इस साल कि भारत कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, कैसे भारत आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, और मिलकर हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाते हैं। जय हिंद, जय एनसीआर।